नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली की जेल में बंद उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और जेल के भीतर से चल रही उनकी सरकार की और केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने और उनके दिए आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका के खारिज होने की। जेल से मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने के उनके अधिकार को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं में एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने को चुनौती दी गई थी। दूसरी याचिका जेल से उनके द्वारा दिए जा रहे आदेशों को लेकर है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी हिरासत से सरकार चलाने के लिए दिए सभी आदेशों को रद्द करने का फरमान जारी करे। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली में रहने वाले सुरजीत सिंह यादव की याचिका को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किसी ऐसे नियम का हवाला नहीं दिया है जो किसी मुख्यमंत्री को जेल जाने की सूरत में इस्तीफा देने को बाध्य करता हो। कोर्ट ने माना कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुख्यमंत्री के जेल जाने की सूरत में उसे इस्तीफा देने को मजबूर करता हो। कोर्ट के पास इससे संबंधित जो दूसरी याचिका है उसे भी इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है, हालांकि अभी उसे लिस्टेड नहीं किया जा सका है। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत से सरकार चला रहे हैं, रोज रोज नए आदेश भी दिए जा रहे हैं, जनता का हाल ले रहे हैं और वो हिरासत से केवल अपना बयान जारी नहीं कर रहे, बाकी सभी काम जो है वो हिरासत से कर रहे हैं, यानी अपने सरकार को वो जेल के भीतर से सलाखों के पीछे से चला रहे हैं। उनके बदले उनकी ओर से उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बयान भी जारी कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर संवैधानिक संकट जो है वो बना हुआ है। मुख्यमंत्री रहते जेल जाने वाले केजरीवाल देश के कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनसे पहले जिस किसी भी मुख्यमंत्री के जेल जाने की नौबत आई, उन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर जेल गए और ट्रायल को फेस किया। नैतिकता के आधार पर पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसा करते आए हैं। यही अब तक का चलन है, लेकिन केजरीवाल इतिहास बनाने में माहिर हैं और इस मौके का इस्तेमाल भी उन्होंने इतिहास बनाने के लिए किया। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो जेल से सरकार चला रहे हैं। एलजी ने आज दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया है कि वो जनता को ज्यादा दिनों तक ऐसी स्थिति में रहने नहीं देंगे और जल्द ही इसका संवैधानिक हल निकालेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के संवैधानिक संकट का क्या है हल। क्या जेल से सरकार चलाने के चलन की शुरुआत राजनीतिज्ञों को भ्रष्टाचार करने की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या केजरीवाल का यह फैसला आने वाले दिनों में राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा? दिल्ली की ऐसी स्थिति के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए कुछ हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे, संविधान के जानकार होंगे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता होंगे। सभी से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड का आज आखिरी दिन है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी है। ईडी की कस्टडी में जाने के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है। वहीं जेल से सीएम अरविंद केजरीवाल नोट जारी करते हुए सरकार चला रहे हैं, तो वहीं अब तक केजरीवाल सरकार 2 आदेश जारी कर चुकी है। पहला ऑर्डर जल मंत्रालय को लेकर जारी किया गया। नोट जारी कर लिखित में जल मंत्री को आदेश दिया, जबकि दूसरा आदेश दिल्ली में चल रही मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जारी किया गया। और इसी बीच सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई हुई, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई, जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजनीतिक मामला बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी। सर, ये जो केजरीवाल जी के अगेंस्ट हम मुख्यमंत्री रहने के अगेंस्ट हमने जो पीआई डाली है, इसमें कई त्रुटियां हैं। पहला तो ये है सीक्रेसी का, दूसरा है कि जब उनको कोई कैबिनेट की मीटिंग लेनी पड़ेगी वो नहीं ले पाएंगे। पीआईएल में तो हमने ये लगाई है कि इनको जो मुख्यमंत्री पद है वो हटाया जाए, क्योंकि उससे सीक्रेसी खत्म होती है और किसी भी प्रकार से जो इनको भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के एज ए मुख्यमंत्री जो इनको पैसा मिलता है महीने का, वो एमएलए से अधिक मिलता है।
जब ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए काम ही नहीं कर पाएंगे तो उनको जो पैसा दिया जा रहा है वह गलत दिया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं याचिका के खारिज होने के बाद दिल्ली की संवैधानिक स्थिति क्या है, इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। बिमल किशोर जी आपके प्रवक्ता है, रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे जुड़ेंगे। इसके अलावा विनीत जिंदल जी वरिष्ठ अधिवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और तीनों मेहमानों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चर्चा की शुरुआत बिमल किशोर जी से करना चाहूँगा। बिमल जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज़ आपकी। बिमल जी, ये जो याचिका आज कोर्ट ने रद्द कर दी है, लेकिन एक जो स्थिति है, सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर जेल के भीतर से कब तक सरकार चलाई जा सकेगी? जेल के भीतर से आप कब तक सरकार चलाएंगे? और सरकार चलाने की जो वैधानिकता है, क्या आपको लगता है, हालांकि संविधान में कुछ भी साफ नहीं है और उसी का फ़ायदा कहें या उसी के कारण जो है केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन नैतिकता भी राजनीति में जो है बड़ी चीज़ होती है। और उसी नैतिकता और शुचिता को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश किया था कि हम जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, राजनीतिक शुचिता को लाएंगे, लेकिन उसी का पालन वो नहीं कर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उसी के कारण जेल में है। जिस शुचिता का पालन करने की बात कर रहे थे उसका वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये भ्रष्टाचार का आरोप पूरी दुनिया को पता लग चुके हैं। जिस गवाह के बेस पर केजरीवाल को अंदर डाला गया है वो गवाह भी बीजेपी का निकला। उस गवाह ने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, उसको पीठ दर्द दिखाकर जमानत भी मिल गई। तो ये तो क्लियर हो गया ना, ये केजरीवाल को फंसाने के लिए किया गया। बाकी रही जेल से सरकार, सहारा का जो डायरेक्टर था, मालिक था, उसने जेल में बैठ के इतनी बड़ी सहारा चला ली। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको इशू बनाया जा रहा है, जेल से सरकार चलेगी। तो मतलब आप दिल्ली की तुलना सहारा से कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली की तुलना सहारा में बता रहा हूँ आपको। अरे मुख्यमंत्री रहना और किसी कंपनी को चलाना, दिल्ली से सारे काम होते हैं, हंसने की बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जेल से सारे काम होते हैं। अगर हाईकोर्ट पर रद्द कर देता, तो हाईकोर्ट ने नहीं कराना, अगर है तो कर रहे हैं ना। अगर हाईकोर्ट रद्द कर देता तो देते हम। ये तो अब संविधानिक संकट जो आप बता रहे हो, संविधानिक संकट है ही नहीं। अगर कुछ ऐसा होता तो हाईकोर्ट ने पिटीशन पे उस पर डिसीजन ले लेना था, या भी जो फ्यूचर में होगा वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन जेल से सरकार चलाना क्या केवल मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं? सरकार कैबिनेट चलाती है, सभी मिलकर चलाते हैं। ऐसा नहीं खाली मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं। सरकार चलेगी और जेल से चल रही है। और लोगों को केजरीवाल जेल में गया, इससे ज्यादा इस पे डिबेट करनी चाहिए कि जेल में किसकी वजह से गया, किसकी गवाही पे गया, वो गवाह कौन निकला, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कैसे पैसा लिया गया, कैसे लोगों को चंदा लेकर उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उस पर बहस नहीं कर रहे ना आप। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? देखिए गवाह कौन है? देखिए एक चीज विमल जी, गवाह कौन है, गवाह के किस पार्टी से क्या रिश्ते हैं, गवाह मैं बताता हूँ आपको। नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बाद में आपको ये बात है। गवाह जो बोल रहा है, व्यक्ति चाहे कोई भी है, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, नहीं एक्सपोज हो गया, कुछ पे डिबेट विमल जी एक्सपोज आ रहे हैं। सरकारी गवाह बनाया गया, उसको बरी करके उससे केजरीवाल का नाम, अरे वो सरकारी गवाह बने या सामान्य गवाह रहे, वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इस पे डिबेट क्यों नहीं करते आप? इसको क्यों नहीं बताना चाह रहे? वो बीजेपी वही बता रहा हूँ। शरद चंद्र रेड्डी जो सरकारी गवाह बना है, हाँ। उसके बीजेपी से रिश्ते साबित हुए नहीं, ये बता दो आप। बीजेपी से उसके रिश्ते होने के कारण क्या उसके लगाए इल्जाम गलत हो गए? उसने जो सबूत दिया है वो उसको खारिज कीजिए ना आप उसके रिश्ते से आप अपने केस को नहीं लड़ सकते ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, किसी एक गवाह से उनको पकड़ा गया और वो गवाह किसका निकला? बीजेपी का। तो ऑनलाइन बटन दबाइए, शरद चंद्र शेट्टी, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड कितने दिए उसने बीजेपी को, कैसे उसकी तो आप भी जाइए ना कोर्ट में, आप बीजेपी वो आप आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कोर्ट में चली जाए, कौन रोका हुआ है? देखिए आपको पता कैप्चर हुए पड़े हैं। आप ये देखिए, मंदिर अगर कोर्ट ने बनाया तो बीजेपी कह रही है हमने मंदिर बनाया है। अब आप कोर्ट की बात कर रहे हो, ये तो सारा आपको समझ आनी चाहिए। राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बनाया, लेकिन बीजेपी के अपने सवाल आप कोर्ट से तो नहीं पूछते थे, सवाल आप कोर्ट से तो नहीं पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे?
मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये आप कोर्ट में तो नहीं पूछते थे? नहीं, कोर्ट में पूछते थे क्या? कोर्ट वाले से पूछते थे कभी आप क्या कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? ये तो आप बीजेपी से पूछते थे, बीजेपी बोलेगी बनाया कोर्ट के आदेश के ऊपर। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मंदिर बनाया कोर्ट के आदेश के ऊपर, लेकिन जनता में अंदर मंदिर हम बनवा रहे हैं जी, हम करवा रहे हैं जी। अगर कोई कोर्ट सही काम कर दे तो वो तो कर रही है बीजेपी, अगर गलत कर दे तो वो कर रही है कोर्ट, है ना? यही बात होगी ना आपकी। कोर्ट को कोई गलत नहीं कहता, ये कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोर्ट, ये सब अब दिखावा हो गया। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब क्लियर हो गया, एक्सपोज होगी बीजेपी, टोटली एक्सपोज हो गई। किसी अगर ईडी का छापा लगता है, नवीन जिंदल के ईडी का छापा लगता है, उससे 20 घंटे पूछताछ होती है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, सांसद की टिकट मिल जाती है, उसकी फाइल बंद हो जाती है। अब देखिए ना, दिख रहा है, जनता आप देख रही है। अब ठीक है, चलिए आप इसको लेकर के जाइए, जनता आप पे यकीन करे तो आप जाइए। जिसके अगर ईडी जाती है उससे या तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके, डोनेशन लेके उसको छोड़ दिया जाता है, या उसको बीजेपी ज्वाइन करा दी जाती है, या फिर जेल भेज दिया जाता है। ये चल रहा है देश के अंदर, इस चीज को समझिए आप। लेकिन या तो आप चंदा दीजिए या जेल जाइए, ये देखिए में आइए। मेरी चर्चा अभी इस पे नहीं है, इस पे बहुत सारी डिबेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमने भी किया है। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि उस चीज को बचा के रखना चाहिए। राजनीतिक शुचिता की लड़ाई लड़के आप आए थे, आप जन आंदोलन से उभरे हुए नेता है। जनता प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सबको पता है ये राजनीतिक स्टंट खेलकर केजरीवाल को दबाने के लिए, डराने के लिए। ठीक है विनीत, आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपने, विनीत जी हमारे साथ हैं, संविधान के विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता है। विनीत जी, ये जो स्थिति दिल्ली की हुई है, दिल्ली की किस्मत कहिए कि दिल्ली की किस्मत खराब है कि ना तो ये पूर्ण रूप से स्टेट है, ना ही पूर्ण रूप से यूटी है, और शायद यही वजह है कि ये स्थिति इनके साथ आई है। लेकिन अगर ये मान लीजिए स्टेट भी होता या यूटी ही होता तो मुझे लगता है कि ये संकट आना ही था, क्योंकि संविधान बिल्कुल साइलेंट है इस पे। अब आगे क्या, एज ए संविधान विशेषज्ञ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे क्या? जैसे एलजी ने कहा कि ये स्थिति ज़्यादा दिन तक बनी नहीं रहेगी, हम दिल्ली की जनता को राहत देंगे। क्या स्थिति हो सकती है, क्या राहत हो सकती है इस स्थिति में? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल स्थिति की जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करें या हम दिल्ली की जनता के को लेकर जो डेवलपमेंट के चीजें, जो सरकार में एक अगर सीएम जेल से बाहर होता है, जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की मीटिंग्स, ये सब चीजें की जाती हैं, वो इस समय नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट जो है वो दिल्ली की सरकार के ऊपर और दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर जरूर है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस बाबत मुझे जो रिपोर्ट है वो ये है कि एलजी जो है दिल्ली की, उन्होंने एक एमएचए को रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दी है कि यही सिनेरियो अगर रहा तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाना चाहिए, और इस बात की रिकमेंडेशन भी मुझे लगता है जल्दी कर दी जाएगी। एक डिटेल रिपोर्ट जो है ऑब्जर्वेशन के तौर पर एलजी की तरफ से एमएचए को भेजी जा चुकी है। अब इस चीज के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस में वो रिपोर्ट गई है, एमएचए उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजेगा। उसके बाद जो सिनेरियो बनेगा, राष्ट्रपति जी एलजी से फिर दोबारा से एक बार जो है अपना जो उनकी राय है, जो कि आर्टिकल 239 के अंदर है, उसके अंदर जो उनके पास पावर्स हैं उसको लेकर एलजी से अपना विचार मांग सकते हैं दोबारा से। और उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, राजनीतिक रूप से भी और जो सरकार है उसको लेकर भी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक संकट की जो बात है और सरकार के ऊपर जो संकट की बात है वो बिल्कुल सही है, और संवैधानिक संकट है। और ये संकट सिर्फ इसीलिए है कि देखिए मोरालिटी के ग्राउंड पे हम लोगों ने देखा है, चाहे स्टेट हो, इतने लोग, इतनी चीजें हुई हैं, चाहे अब सच्चाई और झूठ ये सब बात तो बात की है, लेकिन मोरालिटी के ग्राउंड पे सभी लोगों ने, क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि मेरे जेल जाने के बाद उस सिटी का, उस शहर का जो डेवलपमेंट वर्क है वो किसी भी तरीके से इफेक्टेड हो या फिर कोई संवैधानिक संकट आए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सभी जो सीएम थे आज तक, वो सभी जेल जाने के समय पर या जेल जाने से पहले अपना इस्तीफा दे देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बनाया गया राजनीतिक संकट है। अब इसका क्या परिप्रेक्ष्य निकलेगा वो राजनीतिक रूप से। एक चीज और, विनीत जी, आपने जो अभी बात कही कि भाई एमएचए को रिपोर्ट सौंप दिया है और एमएचए जो है अब वो राष्ट्रपति के पास में, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो ये प्रक्रिया होती है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, तो क्या इस परिस्थिति में सरकार जो है कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकती है, या सरकार ये पहले डिक्लेयर करेगी ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये
संवैधानिक फैसला या कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि सरकार चाहे तो फैसला ले सकती है, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है। जेल अगर वो चले जाते, इस्तीफा नहीं देते, तो राष्ट्रपति शासन का जो एक ऑप्शन है वो रहता है, लेकिन तब रहता है जब चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी। लेकिन अभी चुनाव आचार संहिता है, जून तक जो है आपको इसी स्थिति में रहेगी। तो क्या ऐसे में सरकार डिसीजन ले सकती है? जी बिल्कुल, सरकार का इस पूरे मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर रही है। केंद्र सरकार का इस पूरे मामले में कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। अगर हम संवैधानिक और कानूनी रूप से हम देखें, कोर्ट का भी इस पूरे मामले के अंदर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक रिट पिटीशन जो थी, PIL जो थी, वो दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर। और वहां पे देखिए, आप बड़ा स्पेसिफिक कहा गया कि ये जो मामला है ये कानून का मामला नहीं है, ये मामला संवैधानिक मामला है, और ये मामला जो है वो LG और राष्ट्रपति के दायरे में आता है, हमारे दायरे में नहीं आता। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भाई ये कानून की तरफ से सही है, गलत है, ये कहीं भी नहीं, क्योंकि ये चीज मेंशन कहीं नहीं है। आप सही गलत की बात तो आप तब करेंगे जब कानून में कुछ लिखा होगा। अब कानून में नहीं लिखा हुआ, तो संवैधानिक पहलू जो है इस चीज का, वो LG और राष्ट्रपति जो है हमारे, उनको डिसीजन लेना है। मुझे लगता है कि चुनावों का जहाँ तक मुझे जानकारी है विनीत जी, कि जैसे आप जो LG जो है, जो रिपोर्ट MHA को भेजते हैं, उसमें रिकमेंडेशन होता है। उस रिकमेंडेशन को जो है वो इंडोर्स किया जाता है MHA की तरफ से, और वो भेजा जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। फिर उसे राष्ट्रपति कोई फैसला नहीं लेते हैं, ये फैसला कैबिनेट का होता है। तो इस स्थिति में क्या कैबिनेट फैसला, कैबिनेट जब अभी फैसला ले नहीं सकती, तो संवैधानिक संकट तो अभी लंबा चलेगा ये। बिल्कुल, देखिए मैं वही उसी चीज पे आ रहा था कि जो फॉरवर्डिंग जो होती है वो बिल्कुल फॉरवर्डिंग का प्रोसेस यही है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम बात कहें कि डिसीजन मेकिंग की हम बात करें, तो रिकमेंडेशन जो है वो LG की तरफ से जाती है, एंड ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिकमेंड इट। MHA अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, वो रिकमेंडेशन के ऊपर सिर्फ साइन करता है, फॉरवर्डिंग करता है आगे राष्ट्रपति को, ये कहते हुए कि जी LG की रिपोर्ट आई है, इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं विद आवर ओपिनियन। तो वो भी अपना ओपिनियन देके आगे फॉरवर्ड करता है। अब उसके ऊपर राष्ट्रपति जी जो होंगे वो उसके ऊपर अपनी जो भी उनकी नोटिंग होगी वो देंगे। वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब फिर वो दोबारा, अब इस समय पे अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव के बाद की हम बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य के अंदर ऐसा नहीं है कि मंत्रालय खत्म हो गए या MHA का जो वर्किंग है वो कहीं से भी रुकेगा। MHA के वर्किंग को लेकर इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। MHA का जो काम है वो MHA कर सकता है। राष्ट्रपति साहब को जो उनका रिकमेंडेशन है वो फॉरवर्ड करने का MHA का जो काम है वो बिल्कुल इस समय पे हो सकता है। बिल्कुल फॉरवर्ड तो किया ही जा सकता है, लेकिन जो रिकमेंड किया है LG ने, उसकी संवैधानिकता पे सवाल मुझे लगता है कि लोग उठाएंगे बाद में कि इस समय में LG ये रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर उनके भी बिल्कुल, ये जो है मुझे लगता है ये टेक्निकली बड़ा मसला है। इसमें लगता है कि जो संविधान विशेषज्ञ हैं वही इसका रास्ता बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन मुझे लगता है जरूरी है। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है रमन मलिक जी। इस स्थिति पर मैं चाहूँगा सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस पे हो कि जो स्थिति अभी दिल्ली की बना के छोड़ी हुई है कि नैतिकता के आधार पर जो अब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और नहीं इस्तीफा देकर के कि इतिहास तो बनाया ही कि भाई जेल से सरकार चलाने का इतिहास, ये रिकॉर्ड तो केजरीवाल के नाम मतलब दर्ज हो गया। अब तो लोग जीके में पढ़ेंगे कि भाई जेल से कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सरकार चलाते थे। आज से 50 साल बाद भी ये इतिहास तो दर्ज हो गया उनका। इस मामले में तो भाई अरविंद केजरीवाल को मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये जो संवैधानिक स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या केजरीवाल जिम्मेदार हैं, ED जिम्मेदार है, परिस्थिति जिम्मेदार है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है, या ये दिल्ली की किस्मत ही खराब है? भाई इसमें सबसे बड़ी चीज मुकेश जी, इसमें व्यक्ति की लालच जिम्मेवार तो है ही। लालच बुरी बला है, ये तो हम सुनते ही आए थे। लेकिन मेरे को स्मरण हो रहा है दिल्ली विधानसभा में एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के सत्र तो ऐसे बुलाए जाते हैं जैसे किसी गवैये को बुला रहे हो या किसी नौटंकी करने वाले को आपने पैसे देके नाटक के लिए बुलाया हो, ऐसे बुलाया जाता है दिल्ली विधानसभा का सत्र। तो विधानसभा की जो गरिमा है उसकी तो ऐसी तैसी कर ही दी हुई है। मैं याद कर रहा हूं क्योंकि DDCA के विषय में जब बात हुई थी और केजरीवाल साहब वहां पे उद्बोधन अपना दे रहे थे, मेरे को याद आता है उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि
कोई भी कलमाडी जैसा, कोई ऐसा कोई वैसा, अपने पार्टी के 4 विधायकों को, 4 मंत्रियों को लेकर ये कह दे कि जी मैं बेकसूर हूं, मैंने नहीं करा, तो क्या आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी को नहीं देंगे? क्या आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी को नहीं समझेंगे? तो अगर उस समय कमीशन ऑफ इंक्वायरी को समझना जरूरी था तो मेरे ख्याल से ईडी और सीबीआई और बाकी जो एजेंसियां हैं और माननीय न्यायालय जो हैं, जो अब इस विषय को देख रहे हैं, वो तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी से ऊपर ही बैठते हैं। बिल्कुल। तो एक तो विषय ये आ गया। जहां तक आप बात कर रहे हैं संवैधानिक विषयों की, मैं आपको स्मरण में दिला दूं कि मैं आपके प्रोग्राम पे लगभग कोई साल भर पहले, जब ये प्रकरण शुरू हुआ था, 1.25 साल पहले शुरू हुआ था, तब भी मैंने आपको बोला था कि केजरीवाल साहब राबड़ी 2.0 शुरू दिखाना चाहते हैं दिल्ली को, और राबड़ी 2.0 बन नहीं पा रही क्योंकि ना आतिशी फेवर में है, ना ही सौरभ भारद्वाज, और बचे थे राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा ने पहले कहा जाता है पारिवारिक संबंध थे, अब वो उतने नहीं रहे। और मैं आपकी चैनल पे एक और चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे पास जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में परसों रात को 9:30 और 10 के बीच में टाइगर हनीफ के साथ राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है। टाइगर हनीफ वो व्यक्ति है जिसने 1993 के गुजरात ब्लास्ट में जो अभियुक्त पाया गया था, जिसके ऊपर बिल्कुल जेल में जाके मुलाकात हमने एक्स्ट्रेडिशन का केस डाला हुआ है। तो ये क्यों मिलने गए थे, क्या थे, वो एक और अलग विषय है। पॉइंट बड़ा क्लियर है, जिस प्रकार से कुछ और विदेशी ताकतें भी इतना इंटरेस्ट ले रही हैं, ये एक बड़ा प्लॉट है विज़ावी जो हम छोटा सा समझ रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग जैस्मिन शाह के माध्यम से दिया जा रहा है। जैस्मिन शाह की भी असलियत आपको ढूंढनी चाहिए, दिखानी चाहिए। बिल्कुल एक चीज, बिल्कुल एक तो ये जो फैक्ट है मुकेश जी, इसमें मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड और लेता हूं कि ये एक जबरदस्ती का संकट बनाया हुआ है। इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड chaos, इट इज नॉट अ नेचुरल chaos, इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड chaos, जो कि सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि भारत के अंदर अस्थिरता आए। लेकिन आज भी मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज अ हाफ स्टेट, दिस इज नॉट अ फुल स्टेट। जैसे यहां पे हाफ स्टेट में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने की इजाजत नहीं है, वैसे ही एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर जो स्टेट्स आती हैं उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो सीमित होते हैं, बिल्कुल पूरी स्टेट की तरह नहीं होते। बिल्कुल There can be harder actions taken. हाँ बिल्कुल। एक सवाल मैं जो इस पूरे प्रकरण से जो एक जो सवाल और खड़ा हो रहा है, मैं तीनों अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं पूछूंगा कि एक राजनीति में करप्शन की को बढ़ावा मिलेगा, संरक्षण मिलेगा इस फैसले से अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। कुछ ना कुछ तो डर रहता है जो पद पे बैठे रहते हैं कि अगर हम करप्शन करेंगे तो जेल जाएंगे। अब अगर जेल जाने का डर भी खत्म हो जाएगा कि भाई जेल गए तो गए, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या लगता है ये एक मैसेज जो है, क्योंकि हर एक एक्शन से राजनीति में मैसेज जाता है, इस एक्शन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, राजनीतिक संरक्षण बढ़ेगा और लोग जो पहले इस्तीफा देते थे हो सकता है ये चलन शुरू हो जाए, जो भी मुख्यमंत्री जाएं बोले भाई वो जब जेल से चला सकते हैं हम भी जेल से चलाएंगे, इस्तीफा ना हो। रमन जी देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है मुकेश जी, अराजकता का माहौल फैलाना एकमात्र इनका उद्देश्य है, कोई और उद्देश्य नहीं है। आपने बार बार देखा होगा, चाहे वो एलजी के दफ्तर में कब्जा करके बैठ जाना हो, चाहे वो सड़कों के ऊपर रिपब्लिक डे परेड को खराब करने की कोशिश हो, चाहे वो दूसरा हो, समय के अंदर ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर आप इस प्रकार की प्रचलित को चलने देते हैं, और सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्रालय का या राष्ट्रपति भवन का नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात है मुकेश जी, और इसको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात में जब उसकी इंटरप्रिटेशन का पार्ट आता है, पेच फंसता है, तो इंटरप्रिटेशन का पेच फंसने के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आती है।
और अगर इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुप बैठते हैं, मैं बड़े स्पष्ट रूप से दोबारा बोल रहा हूं, अगर वो चुप बैठते हैं तो इस देश के अंदर ये गलत प्रथा चलाने का ठीकरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सर पे फुटेगा। मतलब उन्होंने आप ये कह रहे इस हैं समय जहां रमन जी, उनको अपनी मर्यादा को मनाना चाहिए था और बिल्कुल। उच्च रखनी चाहिए थी, ही हैज नॉट टेकन एक्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवेन करे और सीधा आदेश दे कि भाई आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, यही बात मैं भी कर रहा था कि अभी स्थिति जो है उसमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हंस रहे हैं विमल किशोर जी, मुस्कुरा रहे। विमल जी, मैं इस पे तो जो कह रहे हैं रमन जी उस पर जवाब दूंगा मैं, लेकिन जो मैंने कहा कि अगर ये चलन शुरू हो गया कि करप्शन के आरोप लगने के बाद, चाहे किसी भी आरोप में जेल जाने के बाद भी सीएम इस्तीफा नहीं दे, वहीं से सरकार चलाए, तो एक गलत परिपाटी की शुरुआत होगी। बाकी जो मुख्यमंत्री अब तक देते रहे वो भी नहीं देंगे। क्या आपको लगता है इस करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, संरक्षण मिलेगा? हाईकोर्ट में पिटीशन है हमारी, जिसपे हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। अभी कौन सा 10 साल के लिए या 2 साल के 6 महीने के लगे हैं, अभी तो अप्रैल की डेट लगी हुई है। ईडी ने जवाब देना है। स्पष्ट दिख रहा है कि गलत फंसाया गया है, जिसके बयान पे इनको अंदर डाला गया है वो बीजेपी का निकला हुआ। इतनी देर से रमन जी बात कर रहे हैं। विमल जी, अगर आपका डेट लगा हुआ है, एक मिनट विमल जी, आप बात दोहराइए मत, एक ही बात को बार बार मत बोलिए। एक मिनट बात सुनिए। ये बताएंगे कि लोगों को डरा के जो पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इनके पास जो वॉशिंग मशीन है मोदी, एक ही चीज को बार बार मत बोलिए। बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है। देखिए पॉइंटेड सवाल है। असली मुद्दा है वो बात नहीं कर रहे। असली मुद्दा ये, अगर देश के असली नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले का पैसा गया कहां? ठीक है, गया कहां वो बताएंगे ना। कोर्ट में ईडी पूछ लेगी, पता कर लेगी या निकाल भी लेगी। वो ईडी का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है विमल जी, मैंने सवाल पूछा। ये बताइए, अप्रैल की डेट लगी हुई है, ठीक है, हमने गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड को चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, ठीक है जी, वो जवाब आएगा, उस पर डिसाइड होगा। अभी 6 दिन क्या अगर इस्तीफा अगर वो दे देते, रिजाइन के पीछे इतने उतावले हो रहे हैं। जयललिता ने इस्तीफा देने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनी थी ना वो। ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी बता रहे थे, राष्ट्रपति के बगैर जयललिता को वापस चीफ मिनिस्टर बना दिया था उनकी पार्टी वालों ने, इनके पार्टी वाले इनको वापस मुख्यमंत्री। मैं वही कह रहा था कि शायद इनको डर लग रहा है कि एक बार मुख्यमंत्री अगर हाथ से पद गया तो फिर से दोबारा इन्हें इनकी पार्टी के नेता नहीं बनाएंगे। शायद ये इसी वजह से नहीं, अगर आपको पार्टी पे इतना यकीन है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। 10 दिन के बाद छूट के आते हैं तो फिर से आप मुख्यमंत्री बन जाइए। इनकी जो मंशा थी केजरीवाल रिजाइन करें, वो नहीं पूरी हो रही। बस ये चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं जी वो करेंगे। चीफ जस्टिस को जाइए ना, पिटीशन डालिए। ठीक है, चलिए कानून तो काम करेगा ही, हमारा आपका काम नहीं है, वो कानून का काम है। विनीत जिंदल जी से, विनीत जी क्या बात आएगी? ठीक है, आप जाइए, आप कितने बड़े बड़े वकील हैं, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, पूरे देश को आप फिरौती मांग रहे हो, पूरे देश से फिरौती मांग के लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। विमल जी हो गया, अब एक ही बात को दोहरा रहे हैं बार बार, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, चलिए विनीत जी क्या लगता है ये जो सवाल है? ठीक है विनीत जी, ये जो सवाल है कि ये एक गलत चलन, एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री हो, अगर आरोप लगे, जेल जाने की नौबत आए तो इस्तीफा देने का जो चलन था, जो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया जाता था, वो चलन टूट रहा है। और अगर अरविंद केजरीवाल का ये चलन एक सामान्य परिपाटी बन गई तो करप्शन को बढ़ावा मिलेगा और राजनीतिक संरक्षण में जो करप्शन है वो बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, ये बात मानने वाली है कि देखिए आज तक इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, इतने लोगों के नाम आए। हमने देखा रिसेंटली हेमंत सोरेन ने किस तरीके से जाने, बिल्कुल जब अरेस्टिंग हुई तभी उसी समय पे बिल्कुल इस्तीफा दिया, ना मानने के बावजूद इस्तीफा दिया। नहीं, वो तो ईडी की टीम के साथ राजभवन गए और वहां पर इस्तीफा दिया। तो इस मामले में तो मैं मानूंगा जो कि भले आप जितना भी, भले ठीक है, ट्रायल आपको कोर्ट में यकीन है, ट्रायल पे यकीन है, तभी तो दे रहे हैं आप इस्तीफा। मुकेश जी, सबसे बड़ा कारण इस चीज का ये है कि जो राजनेता होता है, जो सीएम होता है या जो भी मंत्री होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ उस मंत्रालय के, सिर्फ मंत्रालय नाम के लिए नहीं होती। उसके लिए जिम्मेदारी होती है कि जो लोग, जिस लोग को, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस जगह का वो सीएम है, वहां पे किस तरीके से सारी चीजें होंगी, कैसे डेवलपमेंट किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो। लेकिन लोगों की डेवलपमेंट को, लोगों के विकास को ताक पर रखकर अगर कोई व्यक्ति ये सिर्फ इसलिए कि मैं सीएम की पोस्ट छोड़ूंगा तो उसके बाद क्या होगा, कैसे मिलेगी वापस, नहीं मिलेगी, इन सवालों के बीच में अगर कोई व्यक्ति जुझल के और इस्तीफा नहीं देता, बिल्कुल भ्रष्टाचार की भी और साथ साथ जो हम कहें कि एक
अपने आप के लिए सेफ साइड देखना कि भाई कानून और परिपाटी और ये सब अलग बातें हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके की चीजें करने से आगे और बहुत सारे संवैधानिक संकट, सिर्फ ये नहीं और बहुत सारे संवैधानिक संकट हमें देखने को मिल सकते हैं। अभिनीत जी, क्या आपको लगता है कि ये तो पहली बार स्थिति आई है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट है, क्या आपको लगता है आगे इस स्थिति की नहीं आएगी? और आगे अगर इस तरीके की स्थिति आई तो मुझे लगता है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने जब संविधान बना रहे थे तो उनको पता नहीं होगा कि भाई ऐसे करप्ट लोग भी आएंगे जो सीएम बनेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब जरूरत हो जो आप एक संविधान संशोधन करें आप इसमें। मुकेश जी, बात ये नहीं थी, देखिए करप्शन होता है, लोग इस्तीफा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं देखा था कि कोई जेल चला जाएगा, सब चीजें रुक जाएंगी, उसके बावजूद कोई व्यक्ति जो है वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं इस्तीफा दूंगा। तो ये वाला जो इशू था ये कभी आज तक आया नहीं था, और इसके लिए बिल्कुल अगर ऐसा रहा और ऐसा चलता रहा या ऐसी परिपाटी अगर देखने को मिली तो बिल्कुल संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मैं कहूं कि फोर्सफुली किसी को इस तरीके की चीज को या कानूनी परिप्रेक्ष्य में इस तरीके की चीज को रिजाइन करने को लेकर कोई चीज नहीं है, जिसका जो फायदा जो है वो यहाँ केजरीवाल जो है वो उठा रहे हैं। और बिल्कुल इन चीज को अमेंड करने की जरूरत आगे पड़ सकती है अगर यही बिल्कुल, मतलब संविधान की चुप्पी का जो फायदा जो है वो इस तरह के करप्ट लोग जो है वो उठाते हैं, या ये जो कहे जो ज्यादा संविधान को जानते हैं वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं पीछे वाले गेट से। सामान्य आदमी नहीं उठा पाता, लेकिन जिन्हें जानकारी होती है वो इसको उठा लेते हैं। जी अभी आप करप्ट नहीं कह सकते, आप अभी आप करप्ट नहीं कह सकते ना, अभी करप्ट नहीं फायदा उठाते आप अभी करप्ट नहीं कह सकते। अभी तो बीजेपी के आरोप हैं और किस तरह से काम हो रहा है सारी जनता देख रही है। अभी आप करप्ट ना कहिए, आप तो नहीं, ठीक है, मैं करप्ट नहीं कहूंगा, लेकिन रमन जी तो कह सकते हैं ना। रमन जी कहेंगे सर, ये बीजेपी के आरोप नहीं है, ईडी के आरोप है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज मैं बार बार कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार ये भी ध्यान करिए कि जब भाषण दे रहे थे लोकपाल बिल के ऊपर अरविंद केजरीवाल, अन्ना का लोकपाल बिल, उस समय इन्होंने क्या क्या वादे करे थे? तो क्या उस लोकपाल बिल की मान्यता के अनुसार भी इनका कार्य पद्धति या इनका आचरण है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा दूसरी चीज, क्या इस प्रकार के व्यक्तित्व जिसको आप मॉरली करेक्ट नहीं कह सकते, क्या वो पॉलिटिकल स्कोप में, क्या वो जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर वो है या नहीं, उसको होना चाहिए या नहीं, ये तो दिल्ली की जनता और बहुत सारे और चिंतकों को सोचना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो बार बार उठता है और जिसको मैंने जैसे पहले बोला, माननीय उच्च न्यायाधीश साहब को इस विषय को जरूर देखना चाहिए, और वो ये है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इतना सस्ता कर सकते हैं? नंबर 1, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को एक मजाक बना के रख सकते हैं? नंबर 2, नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात आती है, क्या हम ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पे बैठने में असक्षम है, दे आर नॉट फिट, उनको अगर हम बिठाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमने देख लिया। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि संशोधन क्या संविधान में, जो संविधान के रचयिता थे उनको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा एक्टर भी स्टेट एक्टर? बिल्कुल यही बात मैंने भी कही कि भाई संविधान निर्माता को नहीं पता था कि ये स्थिति भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर होते अंबेडकर साहब अभी होते तो मुझे लगता है उनको शर्मिंदगी होती। पाकिस्तान बोलता है हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर है, हमारे पास स्टेट एक्टर है। एक चीज और, मैं विमल जी, आपने कहा कि मैं उनको करप्ट नहीं कह सकता। एक क्वेश्चन करूंगा रमन जी से, मैं आपसे एक कल भी करा था। हाँ, एक क्वेश्चन करने दो मुझे। हाँ, मुझे ये बता दो, 10 साल के अंदर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स किसी बीजेपी नेता के घर गई? किसी बीजेपी मंत्री के घर गई? हाँ गई है सर, विधायक के घर गई है सर। आप जाके ईडी के वेबसाइट पे, मैं गया था, मैं नाम दूंगा, मैं ईडी की वेबसाइट पे चेक किया था मैंने। नहीं विमल जी गई है, आप जाको कम है, अब वहाँ करप्ट लोग कम है, तो मैं उसके लिए मंत्री का नाम बता दो आप मुझे। मैं आप ईडी की वेबसाइट पे चले जाएं, मैं आपको ईडी की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन गए थे, उनकी रिपोर्ट भी है। हमारे को डर लगता है, हमारा
नेता जो है, मूर्ख बना रहे हो। चलिए मैं आपसे नहीं, आपने विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, चलिए मेरे पास समय कम है, वो राशन कार्ड नहीं बनवाता। ठीक है मैं विमल जी मैंने अरविंद भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी के लिए किसी को हमारा नेता एमजी में जाता, हमारा नेता जो है वो IIT में जिंदल के थ्रू सीट नहीं लेता, हमारा नेता जो है अपनी बुआ की जमीन नहीं खाता, हमारा नेता जो है वो कभी भी ये काम नहीं करता कि एक और चीफ मिनिस्टर को ड्राइवर बना के रखे। 15 लाख के जुमले छोड़ता है, फिर करता कुछ नहीं। आपका नेता हिंदू मुस्लिम करता है, आपका नेता हिंदू मुस्लिम करता है, पंजाब पे दिल्ली में किशोर जी दूसरी स्टेट को चला रहा हो। सर हमारे पास समय की कमी, आपके पास समय की कमी हो रही है, समय की कमी हो रही है। एक बार जिंदल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। पुलवामा हो, कंधार कांड हो, ठीक है हो गया सर, एक ही चीज को आप बार बार बोल रहे हैं। ठीक है विनीत जिंदल जी कुछ बोलना चाह रहे थे जी। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात है और बहुत लंबे समय से सब चीजें चल रही है। देखिए एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और शुरू से मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारी डिबेट्स में, बहुत सारे चैनल्स में गया, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि सारा मामला जो है बीजेपी ने ईडी के थ्रू बनाया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 2 साल से इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब लोग गए, लेकिन किसी को कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बावजूद जब आप ये सवाल करते हो तो आप इंडियन जुडिशरी के ऊपर आप ये क्वेश्चन मार्क रेज करते हो, और जब जरूरत पड़ती है आप यही कहते हो कि भैया इंडियन जुडिशरी जो है, अब आज का जो जजमेंट आया उसको भी मॉडिफाई करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जो सरकार है उसको अप्रूव कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा है कि भाई संविधान के अंदर कानूनी रूप में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए एलजी बिल्कुल वो तो कानून के हिसाब से फैसला लेंगे मुझे लगता है। और विमल किशोर जी समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल जी के लिए मैं नहीं कर सकता, मैं आपको इसीलिए बता दूं, एक बार सर सुन तो लीजिए कि आपकी आवाज नहीं आ रही। विमल जी आप सुनिए, आपको मैं बोल रहा हूँ। वो तो लिखा गया वो जब आंदोलन कर रहे थे तो इस धरती पे जितने भी लोग थे सभी को भ्रष्टाचारी कहा था। सिर्फ पूछता नहीं वो जब आप अन्ना आंदोलन में शामिल थे, ईडी के पास पहुंचाओ, 3rd डिग्री दो, हाँ, तो क्या तो उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहे तो क्या गया? आप जब आंदोलन कर रहे थे तो दुनिया के सभी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, तो आपके पास किसी का प्रूफ तो नहीं था। तो आपको अगर आज मिर्ची लग रही है तो उस समय आपको सोच के बोलना चाहिए था ना। तो अपनी इमेज बचाने के लिए जो इनके लिए पोल खुली है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन मलिक जी आपका, विमल किशोर जी आपका और विनीत जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो संवैधानिक संकट दिल्ली पर बना हुआ है वो तब तक बना रहेगा जब तक इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता या राष्ट्रपति की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता या राष्ट्रपति कुछ अपना आदेश नहीं देते, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। चूंकि संविधान साइलेंट है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि संविधान के निर्माताओं को शायद इस स्थिति का अंदाजा नहीं होगा कि ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ऐसे लोग भी होंगे जो करप्शन का आरोप लगने के बाद भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय जो है वो जेल से सरकार चलाना पसंद करेंगे और कहेंगे कि हमसे है सरकार, सरकार से हम नहीं, हम जो है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।